17वीं सदी के इंग्लैंड से होती है। विलियम का परिवार धार्मिक मान्यताओं को लेकर चर्च से गंभीर मतभेद के चलते चर्च की अदालत में सुनवाई के बाद वहां से निष्कासित कर दिया जाता है। मजबूरन विलियम अपनी गर्भवती पत्नी और 4 बच्चों को लेकर एक सुनसान जंगल के किनारे आ जाता है और वहां अपना एक छोटा सा फार्म बनाकर नई जिंदगी की शुरुआत करता है। देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं और परिवार में 5वें बच्चे सैम का जन्म होता है। इससे पहले परिवार भले ही ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जी रहा था, लेकिन किसी तरह उनका गुजारा चल रहा था। हालांकि इसके बाद अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक दोपहर माँ अपने काम में व्यस्त होने के कारण छोटे भाई सैम की देखभाल की जिम्मेदारी थॉमसन को सौंप देती है। वह आंखों पर पट्टी बांधकर और अलग अलग चेहरे बनाकर अपने छोटे भाई को हंसाने लगती है। बच्चा भी खिलखिलाकर हंसने लगता है। जब थॉमसन तीसरी बार अपनी आंखें खोलती है, तभी एक खौफनाक नजारा सामने आता है। उसका छोटा भाई उसकी आंखों के सामने अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। थॉमसन घबराकर जंगल की ओर दौड़ पड़ती है। वह दौड़ते हुए लगातार अपने भाई का नाम पुकारती है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में लाल कपड़े पहने एक चुड़ैल दिखाई देती है, जो जंगल के अंदर जा रही होती है और उसकी गोद में वही सैम होता है। आखिरकार चुड़ैल एक अंधेरे कमरे में पहुंचती है और हाथ में पकड़ी तेज धार वाली छुरी से उस मासूम बच्चे पर वार कर देती है। इसके बाद वह बच्चे के अंदरूनी अंग निकालकर उन्हें पीसकर एक गाढ़ा लेप तैयार करती है। फिर उस लेप को खून के साथ मिलाकर अपने पूरे शरीर और अपनी जादुई झाड़ू पर लगा देती है। मान्यता थी कि ऐसा करने से उसकी जादुई शक्तियां और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती थीं और उसकी झाड़ू पहले से कहीं ज्यादा तेज और ऊंची उड़ सकती थी। सब कुछ पूरा करने के बाद चुड़ैल रात के अंधेरे में आसमान की ओर उड़ जाती है। उधर छोटे भाई सैम के गायब होने के बाद पूरा परिवार गहरे सदमे और दुख में डूब जाता है। उसकी माँ हर दिन रो रो कर बुरी हालत में पहुंच जाती है। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत जाता है और सैम के मिलने की उम्मीद लगातार कम होती जाती है। आखिरकार शांत होकर विलियम को लगता है कि किले के अंदर मौजूद उसका छोटा बेटा अगर भेड़ियों का शिकार नहीं हुआ होगा तो भूख से उसकी मौत हो चुकी होगी। इसके अलावा अब उन्हें इस साल की बेहद खराब फसल के बारे में भी सोचना था, क्योंकि कड़ाके की सर्दी भी आने वाली थी और उनके पास मौजूद अनाज किसी तरह अगले वसंत तक भी नहीं चल सकता था। मजबूर होकर विलियम अपने बेटे कैलिब को साथ लेकर जंगल में शिकार करने के लिए निकलने का फैसला करता है। लेकिन जंगल में पहुंचने के बाद काफी देर तक कड़ी मेहनत करने के बावजूद उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। शिकार करने के लिए विलियम अपनी पत्नी का चांदी का प्याला यानी उसकी शादी के समय मिला हुआ सामान बेच देता है और उसे शिकार करने के जरूरी औजार खरीदता है। विलियम को इस बात का बहुत पछतावा होता है और उसे समझ नहीं आता कि वह अपनी पत्नी को इसके बारे में कैसे बताए। लेकिन वापस लौटते समय जंगल के बीच एक हरा जंगली खरगोश खुले मैदान में दिखाई देता है। मध्यकालीन इंग्लैंड में जंगली खरगोश को चुड़ैलों का साथी और अशुभ संकेत माना जाता था। वह खरगोश कुछ दूरी पर बिल्कुल स्थिर खड़ा रहता है, जैसे मानो दोनों को चुनौती दे रहा हो। विलियम उसे पकड़ने के लिए उत्सुकता में आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसकी बंदूक गलती से चल जाती है। बारूद के कारण उसकी दाहिनी आंख घायल हो जाती है। खरगोश डरकर वहां से भाग जाता है और कैलिब तुरंत अपने पिता की चोट देखने लगता है। आखिरकार पिता पुत्र दोनों खाली हाथ और बेहद परेशान होकर घर लौट आते हैं। लेकिन जैसे ही वे घर पहुंचते हैं, देखते हैं कि काली बकरी न जाने कैसे बाड़े से बाहर निकल आई है। 2 जुड़वां बच्चे बिना किसी खतरे को समझे लगातार उस काली बकरी के साथ खेल रहे होते हैं। पिता को डर होता है कि कहीं बकरी बच्चों को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए वह तुरंत आगे बढ़कर बकरी के दोनों पैर पकड़ लेते हैं। काफी मशक्कत के बाद वह बकरी को दोबारा बाड़े में बांध देते हैं। तभी माँ अचानक पूछती है कि आज सुबह वे दोनों पिता पुत्र आखिर कहाँ गए थे। विलियम काफी देर तक चुप रहता है और आखिरकार भी अपनी पत्नी को कुछ बताने की हिम्मत नहीं करता। ये देखकर कैलिब तुरंत अपनी माँ को बताता है कि उसने पहले घाटी में शायद एक सेब का पेड़ देखा था, लेकिन आज जब वे वहाँ गए तो उन्हें वह पेड़ कहीं नहीं मिला। यह सुनकर माँ राहत महसूस करती है और प्यार से अपने बेटे के चेहरे पर हाथ फेरती है। इसके बाद वह उसे समझाती है कि आगे से वह घाटी और जंगल के पास बिल्कुल न जाए। माँ अब दोबारा अपने किसी बच्चे को खोना नहीं चाहती थी। इसी बीच कैलिब जब पश्चिम की तरफ पानी भरने के लिए पहुंचता है तो उसकी बहन वहां कपड़े धो रही होती है। तभी वह अनजाने में अपना सिर घुमाता है और उसकी नजर अपनी बहन के खुले शरीर पर पड़ जाती है। जब थॉमसन अपना सिर उठाकर उससे बात करती है तो कैलिब तुरंत शर्म से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। प्यूरिटन धर्म की मान्यताओं में वासना को मूल पाप माना जाता था। खासकर भाई बहन के बीच इस तरह की भावनाएं पैदा होना एक अक्षम्य पाप समझा जाता था। कैलिब की इस हरकत से साफ जाहिर था कि वह अपनी इच्छाओं के बहकावे में आ चुका है। हालांकि थॉमसन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसे लगा कि अभी अभी माँ से डांट खाने के कारण उसका भाई काफी उदास है, इसलिए वह कैलिब को अपनी गोद में लिटाकर उसे
उसे सांत्वना देने लगती है। तभी अचानक दूर से कुछ आवाज सुनाई देती है। दोनों उठकर देखते हैं तो वहां उनकी छोटी बहन मर्सी होती है। थॉमसन को उसकी चिंता होती है, लेकिन मर्सी कहती है कि थॉमसन ने ही चुड़ैल से अपने छोटे भाई सैम को चोरी करवाया था। वह कहती है कि इसी वजह से अब उन्हें कहीं भी आजादी से खेलने नहीं दिया जाता। इतना ही नहीं, वह दावा करती है कि उसने चुड़ैल को अपनी आंखों से देखा है और उसका हुलिया भी बड़ी सफाई से बताने लगती है। अपनी इस झूठ बोलने वाली बहन को सबक सिखाने के लिए थॉमसन मजाक में कहती है कि वही चुड़ैल है और उसी ने उनके छोटे भाई को चुराया है। थॉमसन डरावनी शक्ल बनाकर मर्सी को डराती है, जिससे वह घबराकर सीधे घर की ओर भाग जाती है। रात में जब पूरा परिवार खाना खा रहा होता है, तभी माँ बेहद गंभीर होकर थॉमसन से पूछती है कि उसका चांदी का प्याला आखिर कहाँ गया, क्या उसने उसे कहीं खो दिया है? क्योंकि इससे पहले माँ ने थॉमसन को उस प्याले के साथ खेलते हुए देखा था, लेकिन थॉमसन को क्या पता था कि वह चांदी का प्याला उसके पिता पहले ही बेच चुके हैं। माँ फिर भी यही मानती रहती है कि प्याला थॉमसन ने ही खोया है। वहीं पिता चुपचाप एक तरफ बैठे रहते हैं और बार बार अपना मुंह पोंछकर अपनी बेचैनी और अपराध बोध छिपाने की कोशिश करते हैं। ये पूरा माहौल बेहद विडंबनापूर्ण लगता है। माँ एक बार फिर थॉमसन पर अपने छोटे भाई को खोने का आरोप लगाती है। तभी अचानक भेड़ों के बाड़े से भेड़ के मिमियाने की आवाज आने लगती है, जैसे किसी चीज ने उन्हें डरा दिया हो। माँ थॉमसन को वहां जाकर देखने के लिए कहती है, लेकिन जब वह हाथ में लालटेन लेकर भेड़ों के बाड़े में पहुंचती है तो वहां उसे वही जंगली खरगोश दिखाई देता है जिसे उसके पिता ने दिन में जंगल में देखा था। वह खरगोश ऐसे खड़ा होता है मानो थॉमसन के पूरे परिवार पर नजर रख रहा हो। यह सब बेहद रहस्यमय और डरावना था। रात काफी गहरी हो चुकी थी। पति पत्नी घर में खाने की कमी और आने वाली सर्दी को कैसे गुजारना है, इसी बारे में बात कर रहे थे। तभी माँ सुझाव देती है कि थॉमसन को किसी अमीर परिवार के यहाँ नौकरानी के तौर पर बेच दिया जाए, ताकि बदले में मिलने वाले पैसों से वे सभी सर्दी के मौसम के लिए पर्याप्त अनाज खरीद सकें। उनकी यह पूरी बातचीत ऊपर मौजूद चारों बच्चे चुपचाप सुन लेते हैं। दुखी और परेशान थॉमसन तो रो भी नहीं पा रही थी। केलिब ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। अपनी बहन को बिकने से बचाने के लिए वह सुबह सुबह घोड़ों के पास पहुंच जाता है और अकेले जंगल में जाकर शिकार करने का फैसला करता है, ताकि खाने की कमी की समस्या को दूर किया जा सके। उसे लगता है कि अगर वह ऐसा कर पाया तो शायद उसकी बहन को परिवार से अलग नहीं किया जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वह निकल पाता, थॉमसन को उसके बारे में पता चल जाता है। जब उसे मालूम होता है कि उसका भाई अकेले शिकार करने जा रहा है, तो वह काफी चिंतित हो जाती है और उसके साथ जाने की जिद करती है। वह कहती है कि अगर केलिब उसे साथ नहीं ले जाएगा तो वह माता पिता को सब कुछ बता देगी। मजबूर होकर केलिब उसकी बात मान लेता है। इसके बाद दोनों घोड़ों पर सवार होकर जंगल के काफी अंदर पहुंच जाते हैं। किस्मत अच्छी होती है कि इस बार वे सच में एक शिकार पकड़ लेते हैं, लेकिन वापस लौटते समय अचानक उनका कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। थॉमसन ऊपर देखती है तो सामने वही हरा जंगली खरगोश फिर से दिखाई देता है। वह उनके रास्ते में खड़ा होता है और बिना हिले डुले दोनों भाई बहन को घूर रहा होता है। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि घोड़ा जैसे किसी चीज से डर गया हो और लगातार पीछे की ओर हटने लगता है। तभी कुत्ता उस खरगोश के पीछे दौड़ पड़ता है। कुत्ते की सुरक्षा की चिंता में केलिब घोड़े की लगाम छोड़ देता है और उसके पीछे दौड़ने लगता है। उधर घोड़े पर बैठी थॉमसन उसे संभाल नहीं पाती और आखिरकार घोड़ा उसे जोर से जमीन पर पटक देता है। इसी बीच पिता को पता चलता है कि दोनों भाई बहन गायब हैं। इसके बाद पूरा परिवार जंगल के किनारे पहुंचकर उनकी तलाश करने लगता है और जोर जोर से उनके नाम पुकारता है। दूसरी तरफ कुत्ते के पीछे भागा केलिब जंगल में रास्ता भटक जाता है। वह जोर जोर से अपनी बहन का नाम पुकारता है, लेकिन काफी देर तक पुकारने के बावजूद उसे कोई जवाब नहीं मिलता। डरा हुआ केलिब एक तरफ बाइबल की प्रार्थना पढ़ता हुआ आगे बढ़ता है। तभी उसे अपने कुत्ते की दर्दनाक चीख सुनाई देती है। वह तुरंत आवाज की दिशा में तेजी से दौड़ने लगता है। जल्दबाजी में उसका पैर किसी चीज से टकराता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। लेकिन जब वह अपने सामने देखता है तो वहां उसके अपने कुत्ते की लाश पड़ी होती है। ऐसा लगता है जैसे किसी जंगली जानवर ने उसे बेरहमी से मार डाला हो। दूसरी तरफ बेहोशी से उठने के बाद थॉमसन को अपने पिता की आवाज सुनाई देती है और वह आवाज की दिशा में दौड़ पड़ती है। कुछ ही देर बाद उसे अपने पिता दिखाई दे जाते हैं, लेकिन केलिब इतना भाग्यशाली नहीं था। घबराया और बेसहारा केलिब आखिरकार एक दिशा चुनकर पूरी ताकत से वहां से भागने लगता है। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे फिर वही जंगली खरगोश दिखाई देता है। केलिब उस खरगोश के पीछे चलने का फैसला करता है। आखिरकार वह एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुक जाता है। झोपड़ी की छत से धुआं उठ रहा होता है, जैसे वहां कोई रहता हो। तभी झोपड़ी के अंदर से एक साधारण शक्ल और सामान्य कद काठी वाली औरत बाहर निकलती है। वह जानबूझकर अपना शरीर थोड़ा झुका लेती है। केलिब की इच्छा अचानक भड़क उठती है। वह जैसे उस औरत के जादू में पूरी तरह मोहित हो जाता है और धीरे धीरे लाल कपड़े पहनी उस औरत की तरफ बढ़ने लगता है। आगे का नजारा बेहद खौफनाक होने वाला था। दूसरी तरफ पिता थॉमसन को घर पहुंचाने के बाद वापस जाकर केलिब को ढूंढने की तैयारी करता है, लेकिन उसकी पत्नी इसका कड़ा विरोध करती है। वह कहती है कि उसके पास न तो शिकार करने वाली बंदूक है, न घोड़ा और न ही कुत्ता। उसे डर होता है कि कहीं उसके पति के साथ भी कोई अनहोनी न हो जाए। आखिरकार बच्चों की मौजूदगी में पिता को रुकना पड़ता है और वह फैसला करता है कि सुबह होते ही दोबारा केलिब की तलाश में जाएगा। इसके बाद माँ अपना गुस्सा थॉमसन पर निकालती है और उससे सवाल करती है कि वह केलिब को लेकर बाहर क्यों गई थी। पत्नी को इस तरह लगातार सवाल करते देखकर पिता से रहा नहीं जाता। वह आखिरकार चांदी के प्याले वाली पूरी बात सच सच बता देता है। वह बताता है कि खाने और जानवरों की खाल बेचकर पैसे हासिल करने के लिए वह
केलिब को अपने साथ जंगल में शिकार करने ले गया था। पिता अपनी पत्नी से कहता है कि अब वह थॉमसन को दोष देना बंद कर दे। शायद कमरे का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो चुका था, इसलिए थॉमसन अकेली बाहर जाकर कुछ सामान समेटने लगती है। तभी बाहर से अचानक कुछ आवाज सुनाई देती है, जिससे उसका ध्यान उस तरफ चला जाता है। लेकिन जब वह बाहर जाकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। केलिब वापस आ चुका था। उसका पूरा शरीर नग्न था और वह बेहद कमजोर दिखाई दे रहा था, जैसे उसके शरीर की सारी ताकत निचोड़ ली गई हो। कमरे में वापस आने के बाद मां केलिब के माथे पर एक छोटा सा चीरा लगाकर उसका खून निकालने का इलाज शुरू करती है। इस तरह की चिकित्सा पद्धति का इतिहास प्राचीन यूनान के समय तक जाता है, लेकिन इसमें काफी जोखिम होता है और इसकी प्रभावशीलता का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इसे बिल्कुल दोहराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगले दिन थॉमसन रोज की तरह गाय का दूध निकालने के लिए बाड़े में पहुंचती है, लेकिन वहां वह देखती है कि उसकी छोटी बहन मर्सी घर की उसी काली बकरी से धीरे धीरे बातें कर रही है। थॉमसन जब उससे पूछती है कि वह किससे बात कर रही है तो मर्सी कहती है कि काली बकरी ने उसे बताया है। थॉमसन बहुत बुरी है और उसी ने केलिब के शरीर के अंदर शैतान को भेजा है। मर्सी को लगता है कि परिवार में हो रही सारी मुसीबतों की जड़ थॉमसन ही है। आखिर थॉमसन ने खुद उससे कहा था कि वही चुड़ैल है। थॉमसन समझाती है कि उसने सिर्फ उसे डराने के लिए ऐसा कहा था, लेकिन मर्सी उसकी बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं होती। थॉमसन भी उससे बहस करना छोड़ देती है। तभी एक बेहद अजीब घटना घटती है। थॉमसन जब गाय का दूध निकालती है तो साफ सफेद दूध की जगह अचानक गाढ़ा लाल खून निकलने लगता है। यह देखकर थॉमसन बुरी तरह डर जाती है और खड़े होकर दूध से भरा बर्तन लात मारकर गिरा देती है। वह पीछे हटते हटते बाड़े के किनारे तक पहुंच जाती है। यह सब कुछ मर्सी भी अपनी आंखों से देख रही होती है, जिससे उसके मन में थॉमसन के चुड़ैल होने का शक और भी पक्का हो जाए। दूसरी तरफ मां केलिब के सामने घुटनों के बल बैठकर लगातार प्रार्थना कर रही होती है और उम्मीद करती है कि वह जल्द ही होश में आ जाएगा। उसे लगता है कि उसके बेटे पर किसी चुड़ैल ने जादू कर दिया है। वहीं पिता फैसला करता है कि अगले दिन वह शहर वापस जाएगा और अपने बेटे का इलाज करवाएगा। साथ ही वह थॉमसन के लिए भी किसी अच्छे परिवार में शादी की व्यवस्था करने का सोचता है। लेकिन जैसे ही वे अपना सामान समेटने लगते हैं, कमरे के अंदर पड़ा केलिब अचानक जोर जोर से चीखने लगता है। पूरा परिवार घबराकर तुरंत कमरे में पहुंच जाता है। पिता थॉमसन और मर्सी को बाहर जाने के लिए कहता है। जब मां केलिब से पूछती है कि उसे इस हालत में किसने पहुंचाया, तो केलिब कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद मां को महसूस होता है कि जैसे उसका मुंह किसी चीज से बंद किया गया हो। घबराहट में पिता अपनी कमर में रखी छोटी मुड़ी हुई छुरी निकालता है और उसके मुंह को खोलने की कोशिश करता है। तभी केलिब अपने मुंह से एक लाल सेब बाहर निकाल देता है। ईसाई धर्म में सेब को अक्सर मूल पाप और प्रलोभन का प्रतीक माना जाता है और इसे चुड़ैलों के जादू से भी जोड़ा जाता है। इसी दौरान मर्सी अचानक थॉमसन की पकड़ से छूट जाती है और भागकर अपनी मां की गोद में चली जाती है। इसके बाद दोनों बच्चे एक सुर में कहने लगते हैं कि यह सब थॉमसन ने ही किया है। सैम का गायब होना हो या दूध का खून में बदल जाना, वे हर घटना का जिम्मेदार थॉमसन को ठहराते हैं। दोनों पूरे यकीन के साथ कहते हैं कि थॉमसन ही चुड़ैल है। पिता और मां भी उनकी बातों पर पूरी तरह यकीन तो नहीं करते, लेकिन उनके मन में शक जरूर पैदा हो जाता है। इसके बाद पिता पूरे परिवार को केलिब के लिए प्रार्थना करने के लिए कहता है, लेकिन प्रार्थना शुरू होते ही मर्सी अपना पेट पकड़कर कहती है कि उसे प्रार्थना के शब्द याद नहीं आ रहे। वह दर्द से परेशान होने का नाटक करने लगती है। थॉमसन समझ जाती है कि दोनों बच्चे सिर्फ नाटक कर रहे हैं और उसका चुड़ैल होना साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। वह गुस्से में दोनों को जोर से डांटने लगती है, लेकिन तभी मर्सी अचानक ऐसे जमीन पर गिर जाती है जैसे उस पर सच में किसी जादू का असर हो गया हो और वह दर्द से बुरी तरह तड़पने लगती है। उसी समय केलिब अचानक होश में आ जाता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है और वह लगातार बाइबल की पंक्तियां दोहराने लगता है। कुछ ही देर बाद वह फिर किसी अजीब और उन्मादी अवस्था में चला जाता है। आखिरकार केलिब जमीन पर गिर पड़ता है और उसकी सांसें पूरी तरह थम जाती हैं। थॉमसन उसकी हालत देखने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मां गुस्से में उसे वहां से चले जाने के लिए कहती है। उसके बेटे की मौत का पूरा दोष अब वह थॉमसन के सिर मढ़ देती है, लेकिन थॉमसन कुछ भी नहीं कर पाती और बेबसी में रोती हुई नीचे चली जाती है। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पीछे पीछे आने वाला पिता भी उसे सांत्वना देने के बजाय मर्सी और उसके भाई की बातों पर भरोसा कर लेगा और थॉमसन पर ही चुड़ैल होने का शक करने लगेगा। अपने पिता को भी खुद पर भरोसा न करते देख थॉमसन का गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ता है और वह गुस्से में अपने पिता को खरी खोटी सुनाने लगती है। वह कहती है कि मां का चांदी का प्याला उसी ने चुराया था, लेकिन अपनी गलती मानने की हिम्मत नहीं हुई और सारा दोष उसके सिर डाल दिया। इतना ही नहीं, बाद में तो वह उसे बेचने तक की बात करने लगा ताकि परिवार का गुजारा चल सके। जंगल में केलिब को लेकर जाने वाला भी वही था, लेकिन अब हर गलती का दोष उसी पर डाल रहा है। थॉमसन गुस्से में अपने पिता को पाखंडी कहती है
और ताना मारती है कि वह ढंग से खेती तक नहीं कर सकता, कोई काम ठीक से नहीं कर सकता और हमेशा नाकाम रहता है। अपमान से आहत पिता गुस्से में थॉमसन को पकड़ लेता है और उसे जमीन पर धक्का दे देता है। लेकिन अब थॉमसन भी चुप रहने वाली नहीं थी। वह अपने पिता से कहती है कि मर्सी हर दिन उस काली बकरी के साथ फुसफुसाकर बातें करती रहती है और शैतान अक्सर बकरे का रूप धारण करता है। वह अपने पिता से कहती है कि जाकर मर्सी से ही पूछो। गुस्से से भरा पिता थॉमसन को घसीटते हुए घर के अंदर ले जाता है। कमरे में पहुंचकर वह थॉमसन से कहता है कि अभी उसने जो कुछ कहा है वही सब अपनी माँ के सामने दोबारा बताए। लेकिन बेटे की मौत के दुख में डूबी माँ थॉमसन को देखना तक नहीं चाहती। तभी पिता मर्सी और उसके भाई के कपड़े का कॉलर पकड़ लेता है। हैरानी की बात यह होती है कि अभी तक बेहोश पड़े दोनों बच्चे अचानक होश में आ जाते हैं। इससे साफ हो जाता है कि अभी तक जो कुछ हुआ था वह दोनों का सिर्फ नाटक था। गुस्से से बेकाबू पिता मर्सी उसके भाई और थॉमसन को उसी काली बकरी के साथ भेड़ों के बाड़े में बंद कर देता है और उन्हें वहीं बैठकर अपने की पर सोचने के लिए कहता है। वह कहता है कि सुबह होते ही वह अपने पूरे परिवार को इस मनहूस जगह से लेकर चला जाएगा। अंधेरा होने से पहले पिता और माँ मिलकर केलिब को घर से कुछ दूर जमीन में दफना देते हैं। इसके बाद रात हो जाती है। पिता घर के बाहर बैठकर प्रार्थना करता है और भगवान से अपने परिवार की रक्षा करने की गुहार लगाता है। साथ ही वह अपने घमंड और किए गए पापों के लिए पश्चाताप भी करता है। पिता के सो जाने के बाद माँ हाथ में तेल का दिया लेकर बैठक में आती है। लेकिन तभी एक अजीब चीज देखकर वह हैरान रह जाती है। वह चांदी का प्याला जो काफी समय पहले गायब हो गया था अचानक वापस आ चुका होता है। इससे भी ज्यादा डरावना नजारा तब सामने आता है जब माँ पीछे मुड़ती है और देखती है कि कैलिब अपने छोटे भाई को गोद में लिए कुर्सी पर बैठा हुआ है। अपने मरे हुए बेटे को जिंदा और छोटे बच्चे को वापस देखकर माँ बिना कुछ सोचे सीधे आगे बढ़ती है और उसे गले लगा लेती है। कैलिब अपनी माँ से अपने बिछड़ने का दुख भी साझा करता है और वादा करता है कि वह उससे मिलने अक्सर आया करेगा। तभी छोटा बच्चा सैम अचानक रोने लगता है। माँ को लगता है कि उसे भूख लगी है, इसलिए वह जल्दी से उसे दूध पिलाने लगती है। लेकिन जैसे ही कैमरा थोड़ा पीछे जाता है हमारे सामने जो सच आता है वह बेहद डरावना होता है। वहाँ कैलिब और छोटा बच्चा सैम नहीं बल्कि एक सफेद कौवा होता है जो लगातार माँ के सीने को नोच रहा होता है। लेकिन माँ को जैसे दर्द का जरा भी एहसास नहीं होता और वह पागलों की तरह हंसने लगती है। दूसरी तरफ भेड़ों के बाड़े में मौजूद मर्सी और उसका भाई अचानक कुछ अजीब आवाज सुनते हैं। जब वे उसके करीब जाकर देखते हैं तो वहाँ एक बेहद बूढ़ी और कमजोर औरत दिखाई देती है। उसका पूरा शरीर नग्न होता है और वह झुककर लालच से बकरी का दूध पी रही होती है। अचानक वह औरत तेजी से पलटकर उनकी तरफ देखती है। उसका चेहरा एक बेहद बूढ़ी और डरावनी चुड़ैल जैसा होता है। ये देखकर बाड़े में मौजूद तीनों लोग बुरी तरह डर जाते हैं और डर के मारे चीखने लगते हैं। अगली सुबह पिता नींद से जागता है। नींद में होने के कारण उसका ध्यान पत्नी के सीने पर लगे खून के निशानों पर नहीं जाता। वह बाहर आता है और बच्चों को बाड़े से बाहर निकालने की तैयारी करता है। लेकिन सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। बाड़ा पूरी तरह टूट चुका होता है। जमीन पर बकरियों की लाश पड़ी होती है और पास ही थॉमसन बेहोश पड़ी होती है जो अभी अभी होश में आई होती है। वहीं मर्सी और उसका भाई वहां से पूरी तरह गायब होते हैं। पिता अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाता कि तभी घर की काली बकरी अचानक उस पर हमला कर देती है। उसके सींग पिता के शरीर को चीरते हुए आर पार निकल जाते हैं। वह पास पड़ी कुल्हाड़ी उठाकर खड़ा होने की कोशिश करता है लेकिन न जाने उसके मन में क्या आता है कि वह कुल्हाड़ी फेंक देता है और भगवान से प्रार्थना करने लगता है। इसी तरह पिता उस काली बकरी के हाथों मारा जाता है। थॉमसन और उसकी माँ आगे बढ़कर पिता को देखने की कोशिश करते हैं कि वह अभी जिंदा है या नहीं। तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती है और यह देखकर उसे तुरंत लगता है कि यह सब थॉमसन ने ही किया है। माँ उससे पूछती है कि मर्सी और उसका भाई कहाँ हैं। थॉमसन समझाती है कि यह सब शैतान ने किया है और उसे भी नहीं पता कि वे दोनों कहाँ हैं। लेकिन माँ उसकी एक भी बात नहीं मानती और सारी घटनाओं का दोष थॉमसन के सिर मढ़ देती है। वह बिना कुछ सोचे थॉमसन को जमीन पर गिराकर उसका गला दबाने लगती है। थॉमसन लगातार उससे रहम की भीख मांगती रहती है लेकिन माँ का गुस्सा शांत नहीं होता। इसी दौरान थॉमसन का हाथ पास पड़ी एक छोटी सी चीज पर पड़ जाता है और उसे उठाने की कोशिश में वह गलती से माँ को घायल कर देती है। माँ के शरीर से लगातार खून बहने लगता है और वह पूरा खून थॉमसन के शरीर पर गिरने लगता है। लेकिन इसके बावजूद माँ थॉमसन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती और भी जोर से उसका गला दबाने लगती है ताकि उसे मार सके। आखिरकार माँ की मौत थॉमसन के हाथों हो जाती है। थॉमसन अपनी माँ की लाश को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। फिर वह खड़ी होती है और आगे बढ़ती है। पता नहीं वह अपने छोटे भाई की कब्र की तरफ देख रही थी या फिर उस जंगल की तरफ जहाँ से सारी तबाही की शुरुआत हुई थी। वापस घर के अंदर आकर वह अपने बर्फ से भीगे कपड़े उतारती है और फिर एक कंबल ओढ़कर मेज पर सिर रखकर गहरी नींद में सो जाती है। आधी रात के समय थॉमसन भेड़ों के बाड़े से आ रही आवाज सुनकर अचानक जाग जाती है। जब वह बाड़े के पास पहुंचती है तो वही काली बकरी वहां उसका इंतजार कर रही होती
होती है। वह हिम्मत करके उस काली बकरी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन काफी देर तक उसे कोई जवाब नहीं मिलता। जैसे ही वह वहां से मुड़कर जाने लगती है, तभी अचानक एक आवाज सुनाई देती है। काली बकरी के बहकावे में आकर थॉमसन अपने सारे कपड़े उतार देती है और पेड़ के नीचे शैतान के साथ एक समझौता कर लेती है। आखिरकार वह काली बकरी के पीछे पीछे जंगल की गहराई में चली जाती है। वहां लाल रंग के कपड़े पहने कई नग्न चुड़ैलें आग के चारों तरफ इकट्ठा होकर अजीबोगरीब गीत गाते हुए हल्का हल्का नाच रही होती हैं। ऐसा लगता है जैसे वे किसी खास अनुष्ठान को पूरा कर रही हों। किसी रहस्यमय शक्ति के प्रभाव से एक एक करके सभी चुड़ैलें हवा में तैरने लगती हैं। थॉमसन भी उनके साथ शामिल हो जाती है। उसके चेहरे पर एक पागलपन भरी और खामोश मुस्कान दिखाई देती है। लेकिन खून और डरावनी चुड़ैल की कहानी से अलग इस फिल्म की असली भयावहता 17वीं सदी के प्यूरिटन समाज की कठोर धार्मिक जंजीरों में छिपी हुई थी। एक परिवार धार्मिक मान्यताओं को लेकर हुए मतभेद के कारण जंगल में अपना फार्म बनाकर रहने लगता है। उनका इरादा एक शुद्ध और सच्ची आस्था की तलाश करना था, लेकिन गरीबी, शक और निराशा ने धीरे धीरे पूरे परिवार को बिखेर दिया। छोटा बच्चा सैम रहस्यमय तरीके से चुड़ैल के हाथों गायब हो जाता है और उसके बाद परिवार के सामने भूख की समस्या भी लगातार बढ़ती जाती है। पिता भोजन के इंतजाम के लिए मां की शादी की निशानी बेचकर शिकार करने के लिए जरूरी सामान खरीदता है, लेकिन वह इस बात को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता। इसके बजाय वह अपनी बड़ी बेटी थॉमसन को किसी दूसरे परिवार के यहाँ नौकरानी बनाकर भेजने की योजना बनाने लगता है, ताकि बदले में मिलने वाले पैसों से परिवार के लिए खाना खरीदा जा सके। कठोर धार्मिक शिक्षा ने परिवार के हर सदस्य की इच्छाओं को दबा रखा था। किशोर उम्र के भाई बहन के बीच मौजूद सामान्य अपनापन भी मूल पाप समझा जाता था। काली बकरी, खून में बदलता दूध और जंगल में दिखाई देने वाला रहस्यमय खरगोश जैसी सारी अजीब घटनाएं परिवार के लिए थॉमसन को दोषी ठहराने का सबूत बन जाती हैं। उसके माता पिता लगातार उस पर शक करते रहते हैं। पूरे सफर के दौरान की गई प्रार्थनाएं कभी भी उन्हें भगवान की मुक्ति नहीं दिला पाईं। पिता आखिरी सांस तक प्रार्थना करता रहा, लेकिन अंत में शैतान के प्रतीक उस काली बकरी के पैरों के नीचे ही उसकी मौत हुई। माँ अपने दुख में पूरी तरह डूब चुकी थी और बिना कुछ सोचे समझे अपनी सारी परेशानियों का दोष अपनी बेटी पर डालती रही। हर तरफ से निराश और बेबस हो चुकी थॉमसन आखिरकार जंगल की ओर चली जाती है। देखने में ऐसा लगता है कि वह अंधेरे में गिर रही है, लेकिन असल में वह उन जंजीरों से आजाद हो रही थी जिन्होंने इंसानियत को कैद कर रखा था। उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको भी भरपूर मजा दिया होगा। हम अगली कहानी में फिर मिलेंगे।